मोहब्बत के राह में कुछ क्लेम करोगे क्या? मोहब्बत के राह में कुछ क्लेम करोगे क्या? दिल की भी जुबान है, बैन करोगे क्या? एक ही कमरे में कई किराएदार रखते हो भाई। एक ही कमरे में कई किराएदार रखते हो। गवर्नमेंट में हो तो स्कैम करोगे क्या? जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं इंडियन सोसाइटी। तो आज भारतीय समाज की एक दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय समाज में क्या क्या चल रहा है। खैर, आप तो देख ही रहे होंगे, अगर हम देश के सबसे बड़े लोकसभा वाले राज्य की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ कार्यवाहियों पर कार्यवाहियाँ चल रही हैं, इनकाउंटर पर इनकाउंटर चल रहा है। और वहीं देश की राजधानी में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे घोटाले पर घोटाला चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश की सरकार कह रही है और देश की संस्थाएं कह रही हैं, जिसमें हो रही हैं गिरफ्तारियाँ। तो गिरफ्तारी हो चुकी है आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली की सरकार, दिल्ली की गवर्नमेंट के उप मुख्यमंत्री की, जिनका कार्यकाल 2015 से 2023 तक उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी सीएम के रूप में लगातार बना रहा और काफ़ी अच्छी सरकार मानी जाती थी आम आदमी पार्टी की। लेकिन आजकल कुछ महीनों से कहा जाए तो काफ़ी विवादों में घिरी पड़ी है। खैर, आम आदमी पार्टी दिल्ली से निकलकर पंजाब में भी करामात करके अपनी सरकार बना चुकी है और गुजरात में भी कुछ सीटों पर अपनी छाप छोड़ चुकी है। और उसी बीच में सत्येंद्र जैन के बाद अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है और दोनों का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। बात करेंगे अगर हम इनके बारे में, मनीष सिसोदिया के बारे में, तो किस चीज़ में इनकी गिरफ्तारी हुई है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने वाली बात होंगी। अगर सिसोदिया की गिरफ्तारी की बात करेंगे तो एक शराब घोटाले में इनकी गिरफ्तारी की गई है, लेकिन बेस कुछ अलग तरीके से बनाकर की गई है। अगर हम बात करेंगे तो 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में एक नई शराब नीति लागू की थी और जिसके तहत इन्होंने 32 जोन बनाए थे और हर जोन में ज़्यादा से ज़्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। कितनी दुकानें खुलनी थी? 27 दुकानें खुलनी थी। और इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खोली जानी थी। ये गवर्नमेंट की अपनी नीति थी, अपनी पॉलिसी थी। और इससे पहले अगर बात करें तो दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी थीं और 40% दुकानें प्राइवेट थीं। नई पॉलिसी लागू होने के बाद क्या हुआ कि 100% प्राइवेट हो गई और सरकार ने इसके लिए जो तर्क दिया था उसमें कहा था कि इससे 3,500 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। यानी कि जब हम प्राइवेट कर देंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। हालांकि जब मोदी जी कुछ प्राइवेट करते हैं तो लोग कहते हैं कि मोदी जी ने देश बेच दिया। खैर, राजनीति है, बात करते हैं आगे। लेकिन इससे ज़्यादा सरकार और दोनों को, मतलब जो दुकानदार थे, या बात की जाए तो इससे जनता और सरकार दोनों को नुकसान होने की बात की गई। मतलब जो दुकानें आवंटित की गई तो उसमें जनता और सरकार की, मतलब जनता को शराबें थोड़ा अलग तरीके से प्राप्त होने लगी। इस पर भी हम बात करेंगे। और इसमें जो आरोप लगाया गया है अन्य लोगों के द्वारा कि इससे जो कारोबारी थे उनको लाभ पहुंचाने का आम आदमी पार्टी के द्वारा, यानी कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। हालांकि इसमें डिप्टी सीएम का नाम आया और उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बिक्री से संबंधित अगर हम जांच की बात करेंगे तो 2021 में ये जांच पेश की गई थी और इसमें मनीष सिसोदिया के घर पे छापेमारी भी की गई थी, लेकिन वहाँ पे किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन जब इसकी बात करेंगे तो इसमें जो पॉलिसी थी, पॉलिसी के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो इसमें शराब की होम डिलीवरी की बात की गई थी और दुकानों के खोलने का जो समय था वो 3 बजे सुबह तक था। मतलब 3 बजे सुबह तक दुकानें खोली जा
सकती थी और जो लाइसेंसधारी थे उनको असीमित छूट भी दे सकते थे। मतलब सरकार से 27% पर्याप्त वृद्धि की सूचना दी, जिससे लगभग 8,900 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। ये सारी चीज़ें मतलब उसमें हुई थी। तो ये सब चीज़ें लगती रहीं। और अच्छा, इस घोटाले में और किन लोगों का नाम आया, तो अगर उसमें हम बात करेंगे तो आउट ऑफ स्टेट जाकर, दिल्ली से बाहर जाकर इसमें आया था नाम तेलंगाना के मुख्यमंत्री के जो चंद्रशेखर राव की जो बेटी हैं, और तेलंगाना विधानसभा परिषद के एमएलसी जो थे कलवकुंतला और कविता, इन दोनों के ऊपर भी ये आरोप लगे थे। अगर हम सिसोदिया के जन्म के बारे में बात करेंगे तो इनका जो जन्म हुआ था ये 5 जनवरी 1972 को इनका जन्म हुआ था। और ये एक राजनेता और पत्रकार भी रहे। बताया जाता है कि ये जी न्यूज़ में भी पत्रकार हुआ करते थे। और इनके अगर पदों की बात की जाए तो इन्हें विभागों की संख्या जो थी, सर्वाधिक विभाग इन्हीं के पास थे। अगर उनमें बात की जाए तो दिल्ली कैबिनेट मंत्री थे, पर्यटन विभाग इनके पास था, शिक्षा विभाग इनके पास था, वित्त विभाग इनके पास था, योजना विभाग इनके पास था, भूमि और भवन विभाग इनके पास थे, सतर्कता विभाग था, सेवा विभाग था, महिला एवं बाल विकास और कला इनके पास थी, संस्कृति और भाषा विभाग था। और इनके अगर विधानसभा की बात करेंगे तो ये पड़पड़गंज दिल्ली विधानसभा से ये थे। ये जी न्यूज़ और ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम किए हुए थे। मतलब ये पहले पत्रकार हुआ करते थे, बाद में ये 2011 में सामाजिक कार्यकर्ता जो अन्ना हजारे थे उनके साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन उठाते हैं। और वहीं से ये धीरे धीरे इनका प्रवेश राजनीति में होता है। इनके साथ साथ केजरीवाल भी राजनीति में आते हैं और एक मुख्यमंत्री बनते हैं और एक उप मुख्यमंत्री बनते हैं। तो 2015 से 2023 तक मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री के रूप में रहे। सिसोदिया की बात की जाए तो आकाशवाणी में इन्होंने एक कार्यक्रम चलाया था जिसका नाम था शून्य काल, जो कि काफ़ी इनकी प्रसिद्ध उसको माना जा सकता है। सिसोदिया 2006 में पब्लिक काज रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक भी थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनके बारे में हो गई। और इनको बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए फाइनेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर के अवार्ड से भी नवाजा गया था। ठीक है, अगर बात की जाए 2016 के तो द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा इन्हें 2016 के 100 सबसे प्रभावशाली भारतीयों के सूची में भी शामिल किया गया था। तो ये सारी चीज़ें इनकी उपलब्धियों के बारे में हो गई। और मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज से विधायक थे और यही सारी चीज़ें थी। और इसके बाद इनकी गिरफ्तारी होती है शराब घोटाले मामले में, और अब इनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। तो ये रही मनीष सिसोदिया के बारे में जानकारी जो शुरू से अंत तक थे। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित करते हुए अब दिल्ली के जेलों को भी सुशोभित करेंगे मनीष सिसोदिया। चलिए फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।